Students, in previous class we discussed various tools which were used by RBI or central bank to control the money supply and hence to control the credit creation. And with the help of that, RBI was able to control, to maintain the excess demand, deficient demand, inflation, etc. So now some tools were left we have not discussed, that we are going to discuss today one by one. Now we discuss the repo rate, that is the repurchasing rate. Okay. So loans were provided against the securities given by the commercial bank to RBI. Now the reverse repo rate, reverse repurchasing rate, is when the commercial bank have when the commercial banks have surplus funds, they can deposit the same with the central bank and earn interest. The rate of interest paid by the central bank on such deposits is called reverse repo rate. ठीक है. यदि सरप्लस अमाउंट जो है आरबीआई के पास में हो गया है और वो जो है वो देना चाह रहा है आपको, कमर्शियल बैंक को, उससे इंटरेस्ट कमाना चाह रहा है, तो उसका जो रेट फिक्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. तो जो सिक्योरिटीज़ उसके पास में है, आरबीआई के पास में जो आपको दिया गया था कमर्शियल बैंक के द्वारा, फिर उसको जो है वो रिटर्न कर देता है, कमर्शियल बैंक उसको जो है खरीद लेता है. सो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, फॉर डिफ्लेशन रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज. सिंपल सा, यदि रिवर्स आपको रेपो रेट की तरह ही यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यदि एक्सेस डिमांड को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा. यदि रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा जो है जमा करना चाहेगा आरबीआई के पास में, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इस केस में जो है आरबीआई इंटरेस्ट देगा. रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आरबीआई जो है इंटरेस्ट देगा, तो बैंक जो है आरबीआई के पास ज़्यादा मनी जमा करेगा. ज़्यादा मनी इसलिए जमा करेगा ताकि उसको ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, और इसीलिए क्रेडिट का जो है आपको, क्रेडिट क्रिएशन का जो है आपको रिडक्शन हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और उससे जो है आपको एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो सकता है. इसका रिवर्स जो है आपको डिफ्लेशन के केस में होगा, वहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो हम लोग देखें कि इन्फ्लेशन को और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो है आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सभी को जो है क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है. ठीक है. और डिफ्लेशन के केस में, डेफिशिएंट डिमांड के केस में इसको क्या किया जा रहा है, इसको आपको डिक्रीज किया जा रहा है. Now next one is open market operations. It refers to purchase and sale of government securities in the open market by the central bank. Now open market operations में क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उसको सेल किया जाता है ओपन मार्केट में. ठीक है. तो मार्केट में उसको या तो पब्लिक या फर्म उसको जो है खरीद सकता है, और उसको खरीदने के बाद जो है उससे जो है आपको मनी जो है आरबीआई के पास में, गवर्नमेंट के पास में मनी जो है आ सकता है. तो इससे भी जो है क्रेडिट, इससे भी जो है आपको इन्फ्लेशन जो है, एक्सेस डिमांड जो है ये कंट्रोल हो सकता है. क्योंकि यदि सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है, तो क्या होगा, आपको बेचने से क्या होगा, मनी जो है आपको इकोनॉमी से जो है गवर्नमेंट के पास में आएगा, आरबीआई के पास में आएगा, और उससे जो है मनी सप्लाई जो है आपको कम हो जाएगा. ठीक है. देयरफॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस आल्सो यूज्ड टू कर्टेल द इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन. Now fifth one is varying legal reserve requirements. Legal reserve requirements is that fraction of deposits of commercial banks which is legally compulsory for them to maintain on two accounts. देखिए, ये जो है आपको वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो जो है आपको वो कैश है जिसको जो है आपको रखना जो है, मेंटेन रखना जो है वो कंपलसरी होता है, और ये आरबीआई का रूल होता है. आरबीआई के रूल के द्वारा जो है ये आपको मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है. सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टू टूल्स, दैट इज CRR एंड SLR. सो नाउ वी आर गोइंग टू see this CRR and SLR one by one.
सो कैश रिजर्व रेशियो और CRR, इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स व्हिच इज़ केप्ट इन कैश फॉर्म विथ RBI। RBI के पास में जो मिनिमम रिजर्व जो है आपको बैंक को रखना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, ठीक है, या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। CRR इज इंक्रीज टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, द सेंट्रल बैंक विथड्रॉज एडिशनल परचेजिंग पावर। ना बहुत ही सिंपल सा बात है कि यदि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा, यदि मान लीजिए CRR रेट को बढ़ा दिया गया, तो यदि CRR का रेट को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब आप कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को जो है आपको पहले से ज़्यादा अमाउंट को RBI के पास सेव करके रखना पड़ेगा। और यदि ज़्यादा अमाउंट को सेव करके रखेगा तो उसके पास जो है आपको कैश कम बचेगा और उससे जो है क्रेडिट वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। उसका जो है आपको एडिशनल परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी जो है उसको वो कर्टेल कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ना इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अब डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या करेगा, उसका जो अपोजिट होगा। CRR इज डिक्रीज टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, CRR को डिक्रीज कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। द सेंट्रल बैंक इंजेक्ट्स द एडिशनल परचेजिंग पावर इन द सिस्टम विच एक्सपेंस क्रेडिट। और CRR कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को ज़्यादा नहीं बल्कि कम, पहले से कम जो है रिजर्व आपको कैश रिजर्व जो है RBI के पास रखना पड़ेगा। और यदि कम रखेगा कैश ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब, और उससे जो है ज़्यादा वो क्रेडिट जो है आपको क्रिएट कर सकता है। तो ये आपका एक बेनिफिट्स जो है उससे होगा। बेनिफिट्स मीन्स यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन के केस में यदि उसके पास ज़्यादा कैश रहेगा तो ज़्यादा वो क्रेडिट जो है क्रिएट कर सकता है। और इससे आपको डेफिशिएंट डिमांड जो है कम हो सकता है, क्योंकि डिमांड जो है कम कब होता है, जब आदमी के पास में जो है मनी कम हो जाता है, ठीक है। यदि ज़्यादा मनी होगा तो डिमांड जो है उसका आपको इंक्रीज होगा इकोनॉमी का, और यदि डिमांड इंक्रीज हो गया तो फिर उसका जो है क्या साइकिल होता है इकोनॉमी का, हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हम लोग SLR भी हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इसको देखिए क्या होता है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ डिजाइंड लिक्विड एसेट्स, ठीक है। ये आपको वो परसेंटेज ऑफ कैश है जो आपको अपने पास में रखना रहता है, कमर्शियल बैंक को अपने पास में ये रखना रहता है लिक्विड के फॉर्म में। अब क्यों रखना रहता है इस लिक्विड के फॉर्म में, क्यों कैश को रिजर्व करके रखना पड़ता है, ऐसा इसीलिए कि मान लीजिए जो डिमांड डिपॉजिट जो है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कैश आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो है वो अमाउंट जो है कभी भी जो है कस्टमर के द्वारा जो है कभी भी जो है आपको आदमी के द्वारा जिसको निकाला जा सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं, इसको M1 करेंसी में हम लोग इसको इंक्लूड किए थे। तो M1 करेंसी जो हाईली लिक्विड आपको था, उसको हाईली लिक्विडिटी का प्रॉपर्टी जो है M1 पोजेस करता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो कभी भी जो है मांगा जा सकता है। तो इसीलिए उतना कैश को रिजर्व करके जो है आपको SLR के फॉर्म में जो है उसको रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कैश विच इज़ नीडेड टू बी कैप्ट विद द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये आपको जो है क्लियर है। तो ये ऑल द टूल्स दैट वी डिस्कस नाउ रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव मेजर्स। हम बोले कि जो RBI जो क्रेडिट को कंट्रोल करेगा वो दो मेजर्स से करेगा, एक था क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा था क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स वी कंप्लीटेड, नाउ इट इज़ क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स वी कंप्लीटेड, नाउ इट इज़ क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में जो पहला है वह इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। अब मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर। मान लीजिए जो यदि आप लोन ले रहे हैं बैंक से तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो उसका क्या जो है आपको मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसका क्या कीमत है वो अगेंस्ट द लोन एंड द अमाउंट ऑफ द लोन ग्रांटेड। और जो आपको लोन दिया जा रहा है, जो बैंक आपको लोन देगा
उसके बीच में जो डिफरेंस होता है मार्केट वैल्यू, यदि कि आपका मान लीजिए कि आप जो है लोन लेने गए बैंक के पास में और आपको जो है कोई ज़मीन आप जो है सिक्योरिटी के रूप में दिखाए, तो ज़मीन जो आप लैंड जो आप सिक्योरिटी के रूप में दिए, मान लीजिए लैंड का कीमत है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया है, लेकिन आपको जो लोन दिया जा रहा है वो 4 लाख का दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो डिफरेंस हो गया आपको 1 लाख का, 5 लाख का जो है मार्केट वैल्यू है और 4 लाख आपको लोन दिया जा रहा है, ये जो डिफरेंस हो गया ना उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी होता है उसको जो है उसका ज़्यादा मतलब उसको जो उससे कम दिया जाता है आपको लोन, ठीक है। उस मतलब यानी कि बैंक के पास में सरप्लस रखता है ताकि जो है आगे जो है प्रॉब्लम ना हो। यदि आप इंटरेस्ट नहीं दिए या फिर यदि आप नहीं चुका पाए, आप रिटर्न नहीं किए, तो फिर आपका एसेट जो है वो जब्त कर लेगा। तो आपको सिंपल भाषा में इस तरह से हमको आपको समझाएं, तो इसको हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन एंड द अमाउंट ऑफ द लोन ग्रांटेड। कितना लोन ग्रांट किया और आपका कीमत, आपका जो है ज़मीन है उसका सिक्योरिटी है जो भी है उसका क्या मार्केट वैल्यू है, दोनों के बीच का अंतर जो डिफरेंस जो होता है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज द definition that you need to write. So it is also defined as the discount fixed by RBI on the assets mortgaged as security to commercial banks. इसका मतलब mortgaged as security का मतलब सिंपल ये हुआ कि जो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी आप दिए हैं, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो बैंक को, और उसके बदले में आपको लोन दिया जा रहा है, तो जो एसेट आप जो है उसको सौंपे हैं उसके बदले में जो आपको दिया जाए तो उसमें कितना डिस्काउंट किया, कितना वो कम किया, कितना छूट किया। फॉर एग्जांपल, इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20% देन द बैंक इज अलाउड टू गिव लोन ओनली अप टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए यदि आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है आपको आरबीआई गवर्नमेंट आपको 20% सेट किया, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं तो उसका वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या किया, 20% सेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, जितना कीमत है मार्केट वैल्यू, उसका 20% कम करके वो आपको लोन देगा। यानी कि 80% जो है, जो आपका जो है एसेट जो है उसका 80% आपको लोन दिया जाएगा, 20% लोन आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज मोरल सुआसन एंड डायरेक्ट एक्शन। इसको भी देख लीजिए। इट इज़ अ combination of persuasion and pressure that RBI applies to other banks in order to get them fall in line with its policy। इसमें जो प्रेशर दिया जाता है, परस्यू किया जाता है बैंक को उसका पॉलिसी को फॉलो करने के लिए प्रेशर दिया जाता है। RBI may take direct action against member banks which do not comply with its policies of credit expansion or contraction। RBI जो है डायरेक्ट एक्शन जो है ले सकता है, ठीक है, बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर में, यदि वो जो है पॉलिसीज़ ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, जो आरबीआई का जो गाइडलाइंस जो रूल दिया हुआ है उसको यदि फॉलो नहीं कर रहा है, जो डिफरेंट रेट्स को सेट किया गया है आरबीआई के द्वारा में, तो यदि उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे दिया कि क्रेडिट का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर उसका एक्सपेंशन करना है, उसके अनुसार यदि नहीं कर रहा है तो आरबीआई जो डायरेक्ट एक्शन उस बैंक्स के अगेंस्ट में, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स।